तो देखिए बेटा हमारे सामने कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स मौजूद है। फाइंड द प्रेशर ऑफ 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 atm। डेंसिटी ऑफ सी वाटर आपको दिया है 1060 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इन शॉर्ट यहाँ से उसने आपको एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर एट 200 मीटर डेप्थ, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? तो 1 atm बोला हुआ है। अच्छा, 1 atm कितने के बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ है ना। अच्छा, कितनी गहराई में आप? 200 मीटर्स। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है आपका? 1060 और जी की वैल्यू को मैं 10 पकड़ लेता हूँ। इसके 3 0 ले लूँगा। मुझे पावर 10 का पावर 5 बनाना है, राइट? ये वाले सेकंड टर्म है। क्यों? अगर मैं ये चाहता हूँ इधर का टर्म और इधर का टर्म मैं डायरेक्ट ऐड कर सकूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ इधर का टर्म मैं डायरेक्ट ऐड कर सकूँ, तो 10 का पावर सेम आना चाहिए। यहाँ 2 0 है, इसको दे दूंगा तो कुल मिला के कितने 0 हो जाएंगे? 3। इसको 1060 लिखने के बजाय 10.6 लिखूंगा तो 2 0 और मिल जाएंगे। तो अब ये ऐसा लिखा जा सकता है 10.6 इंटू 10 का पावर 5। तो 1.013 इंटू 10 का पावर 5 प्लस देखो 2 कितना होगा ये? 21.2। तो 21.2 इंटू 10 का पावर 5। अब इनको ऐड करो, 21.2 को ऐड करो आप 1.013 से, तो वो हो जाएगा 22.213 इंटू 10⁵ पास्कल्स। पास्कल्स बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर बोल सकते, वॉट एवर यू वांट। आया समझ में आपको? दिस इज व्हाट इज द प्रेशर ऑन अ स्विमर 10 मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द लेक। ये आसान है। आपको गहराई दी गई है 10 मीटर, लेक, पानी जहाँ पर प्योर वाटर होगा, सॉल्ट वाटर तो होगा नहीं। तो वंस अगेन मैं अगर जाऊँ तो मैं बोलूँगा एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया है, PA प्लस एच रो जी का फॉर्मूला लगता है। अब PA कितना होगा? 1.013 इंटू 10⁵ H कितना है? 10। रो कितना होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर बताया था 10⁻³ और G कितना होता है? 10। तो 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ये कुल मिला के 10⁵ है। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 5। अब क्या हो जाएगा ये? 2.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल्स। ठीक है। फिर ऐसी तीसरा वाला क्वेश्चन देखो। अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ड टू विथस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ 10⁹ पास्कल। ये मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू है। इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ ऑयल इन द ओशन? टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन टू बी रफली 3 किलोमीटर एंड इग्नोर द ओशन करंट्स। अब ये बोलना क्या चाह रहा है? देखो क्या होता है, जहां पर आप देखते हैं कि ऑयल वेल होता है, तेल के कुएं जो समंदर में मिलते हैं, मान लो ये समंदर की सतह है, सरफेस है, और ये समंदर का ऊपर का लेवल है ना। अब यहाँ पर मान लो कि आप इस जगह पे ज़मीन पे यहाँ पर पानी के अंदर, समंदर के अंदर आपको पता चलता है कि यहाँ पर ऑयल है मौजूद। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ मशीनरी सब ये फिट किया जाता है यहाँ पे, जो क्या करता है कि बोर करके यहाँ से तेल का कुआं तेल निकालता है और वो ऊपर जो ऊपर हब रहता है उनका, है ना, उसमें वो ट्रांसफ़र करता है। अब ये जो देखो ये कहाँ है? एकदम नीचे ज़मीन के लेवल पे, समंदर के अंदर। यहाँ से यहाँ पर रफली हाइट अगर नीचे तो 3 किलोमीटर है। इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती तो इसको भी हाइट रफली 3 किलोमीटर बोल सकते हैं। अब बोला देखो यहाँ जो कॉलम है आपने बनाए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रेशर झेल सकते हैं, स्ट्रेस कितना झेल सकते हैं? 10⁹ पास्कल। देखो स्ट्रेस ये कौन सा आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस आएगा। और वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर है? इंक्रीज इन प्रेशर के बराबर है ना। तो मुझे ये मालूम करना है कि भैया ये यहाँ का जो कॉलम है ज़्यादा से ज़्यादा इतना स्ट्रेस झेल सकता है
तो क्या मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर हाइट पे जो आपने बनाया है, क्या वो अभी पानी का स्ट्रेस झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा? कहीं वो कोलैप्स तो नहीं हो जाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा? मैं क्या करूँगा, पानी कितना प्रेशर लगा रहा है वो पता लगाऊंगा। इस जगह पे पानी का प्रेशर क्या है वो पता लगाऊंगा। अगर पानी का प्रेशर इसके स्ट्रेस से ज़्यादा निकला तो ये कोलैप्स हो जाएगा, और अगर पानी का प्रेशर यहाँ के स्ट्रेस से कम निकला तो वो मजबूती से खड़ा रहेगा। तो चलिए उसी को जांचते हैं अपन। प्रेशर at a depth of 3 kilometer, P is equals to, once again, PA plus H rho G. PA वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ प्लस, अब इसमें गहराई कितनी दी है? 3 किलोमीटर, तो 3 इंटू 10⁵। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁵, और G की वैल्यू क्या रहेगी? 10। ओके, मुझे सिर्फ पावर 10 का पावर 5 चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा, 6-7 आ जा रहा, तो 300 इंटू 10⁵ कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, है ना? तो ये हो जाएगा 300 इंटू 10 का पावर 5, क्योंकि 7 0 हो रहे ना, 7, ये 3 6 और एक 7, मुझे 10 का पावर 5 300, तो ये हो जाएगा 300.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ओके, हाँ 301 पॉइंट, सॉरी, तो अब 301.0153 पास्कल। अब मैं ये पावर में लाने की कोशिश करूँ अगर, या जस्ट मैं इसको लिखूँ तो 3.01 लिखना चाहूँ अगर मैं, तो मैं यहाँ लिखूँगा 10 का पावर 7 पास्कल्स। मगर तुमको नहीं लगता कि प्रेशर अभी भी बहुत ज़्यादा कम है? ये 10⁹ है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर स्ट्रेस है, तो मैं यहाँ जो देख रहा हूँ कि प्रेशर इज लेस देन मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस कितना वो झेल सकता है? 10⁹ पास्कल, और उसमें प्रेशर कितना पड़ रहा है पानी का? 3 इंटू 10⁻7। अभी भी आराम से खड़े रह सकता हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना? तो मैं बोलूँगा हेंस the structure can withstand the ocean pressure. ठीक है, this is it. तो देखो बेटा, अब ये क्वेश्चन पे the density at the sea level is 1.29 kilogram per meter cube. Assume that it does not changes with altitude. Then how high the atmosphere would extend? मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि आप इमेजिन करके चलो कि जब आप सी लेवल पे खड़े हैं, है ना, तो जब आप सी लेवल पे खड़े हैं यहाँ पे, तो वहाँ जो आसपास आपके डस्ट पार्टिकल्स मौजूद है, तो हमारे आसपास जो डस्ट पार्टिकल्स, जो गैसेस, जो दूसरे एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सब मौजूद है, तो उसकी जो डेंसिटी जो है उसने क्या बताया है? 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। वैसे तो होता ये है, ज़मीन के करीब, सरफेस के करीब डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं डेंसिटी कम होते जाती है, ऐसा एक्चुअल में होता है ना? बट इसने क्या बोला कि आप मान के चलो थ्रू आउट सेम। तो वो बोल रहा है कि अब पता लगाओ कि अब हमको सी लेवल का प्रेशर तो मालूम है, सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है? 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स, है ना? तो वो बोल रहा है कि ये कहाँ तक एक्सटेंडेड होगा, फिर एच की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो आसान है, कुछ भी नहीं है। प्रेशर एट द सी लेवल जो होता है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल बोलो, है ना? और हम जानते हैं किसी भी एक कॉलम के वजह से, फ्लूइड के कॉलम के वजह से जो प्रेशर आता है उसका बेसिक फॉर्मूला होता है H rho G। अब ऐसा है अगर, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो H इज इक्वल्स टू
P अपॉन रो जी। अब P कितना है 1.013 इंटू 10⁵ रो कितना दिया हुआ है आपने 1.29 और G की वैल्यू कितनी है बेटा आपने 10। अब मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि भैया आपका कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं अभी का। तो 1.013 डिवाइडेड बाय 1.29 और ये वैल्यू आती है 0.7852 या 53 पकड़ लो क्योंकि इसके आगे 7 है और ये हो जाएगा 10 का पावर 4। एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा 10 का पावर 4 यानी कि 7.853 इंटू 10⁵ मीटर्स यानी कि 7.853 किलोमीटर्स, जिसको अप्रॉक्सीमेशन में आप कह सकते हैं 8 किलोमीटर्स। आया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि कहाँ तक के हमारा एटमॉस्फेयर एक्सटेंड करता है। हम ये बात पता लगा सकते हैं प्रेशर की मदद से। अब इसी तरह से हमको अगले प्रॉब्लम पे ध्यान देना है। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर्स इन ओशन, ओशन की गहराई कितनी गहराई 1000 मीटर की गहराई। आपको पता लगाना है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, गॉस प्रेशर क्या होगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता लगाना है फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर ऑफ अ सबमरीन एट दिस डेप्थ, द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आसान नहीं है। देखो बेटा, सबसे पहले वाले पार्ट पे जाते हैं अपन। प्रेशर इज इक्वल्स टू पी ए प्लस एच रो जी। ओके, पी ए कितना होता है 1.013 इंटू 10⁵ और एच कितना होता है बेटा 1000 मीटर्स। डेंसिटी कुछ वाटर का दिया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵, तो 1.03 इंटू 10 का पावर 3। ठीक है, और जी की वैल्यू कितनी है बेटा 10। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो 1.013 इंटू 10 का पावर 5 प्लस यहाँ पर 1.03 के साथ 7 जीरो आ जाएंगे, 7 जीरोज आ जाएंगे। ये 10⁵, एक मिलाएंगे 10⁵ और ये 1.03 इंटू 10⁵ हो जाएगा। एडिशन करना मुश्किल जाएगा, पावर सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा इसको फिर 1.013 इंटू 10⁵ प्लस 103 इंटू 10⁵। अब सही है। अब उसको ऐड करो, कितना हो जाएगा बेटा 104.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो ये मेरे पास क्या है बेटा एब्सोल्यूट प्रेशर। ये क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर है। अब हमको निकालना है गॉस प्रेशर भी। वो बहुत आसान है, ऑलरेडी तुम कैलकुलेट कर ही चुके हो। बोले कैसे, क्या बात कर रही थी? हाँ, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसी को आप क्या कहते हैं बेटा गॉस प्रेशर। और जिसका फॉर्मूला क्या होता है एच रो जी, वो तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया गॉस प्रेशर, है ना। अब ये वाले को अच्छे गौर से देखो बेटा। अब हम बात कर रहे हैं सबमरीन की। देखो सबमरीन में, अगर ये सबमरीन है इमेजिन कर लो आप, और ये इसका विंडो है, पानी जो है यहाँ अंदर घुसने की कोशिश करता है विथ फोर्स FO, है ना। और यहाँ से जो हवा अंदर आपने कैद किए हैं वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी विथ फोर्स FI, है कि नहीं। ये इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होगी। तो मैं बोलता हूँ कि ना जो खिड़की है अंदर की तरफ टूट रही है, ना बाहर की तरफ टूट रही है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अंदर का फोर्स और बाहर का फोर्स कैसा है बेटा बैलेंस्ड है।
तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर कि इनसाइड फोर्स ऑफ द सबमरीन इज इक्वल्स टू आउटसाइड फोर्स ऑफ द सबमरीन, है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द सबमरीन इज इक्वल्स टू आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया ऑफ द सबमरीन। क्योंकि फोर्स, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया। बोले बिल्कुल सही आपने कहा, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इनसाइड प्रेशर, अच्छा अपने को कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया। अच्छा सॉरी, ओवरऑल फोर्स निकालना पड़ेगा आपको, इक्विलिब्रियम में बोला हुआ नहीं है इसने, ओवरऑल फोर्स निकालना है, सॉरी। अब ओवरऑल फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आउटसाइड फोर्स में से इनसाइड फोर्स को मुझे माइनस करना पड़ेगा, है ना। कि भाई इसने कहीं मेंशन नहीं करा कि अभी आपका जो है इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, वो मेंशन अभी नहीं है। हाँ, हम कहेंगे कि भैया यहाँ से जो पानी घुसने की कोशिश कर रहा है वो फोर्स FO से घुसने की कोशिश करेगा, और यहाँ से जो अंदर कैद हवा है वो FI फोर्स से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। तो दोनों फोर्स का डायरेक्शन कैसे बेटा, ऑपोजिट है। तो मैं बोलूँगा टोटल फोर्स क्या आएगा, FO माइनस FI। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता फिर, आउटसाइड प्रेशर इनटू एरिया माइनस इनसाइड प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, आउटसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया को मैंने निकाला कॉमन। अब सवाल उठा कि आउटसाइड प्रेशर कितना है, तो आउटसाइड प्रेशर है PA प्लस H रो जी, PA प्लस H रो जी, है ना। आउटसाइड प्रेशर किसके बराबर होगा, PA प्लस H रो जी, है ना। पानी का प्रेशर ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ये सब मिलाकर सबमरीन पे प्रेशर आ रहा होगा। अच्छा ठीक, इनसाइड प्रेशर क्या है, तो बोले अंदर आपने हवा भर के रखी है और वहाँ हवा जो भरे आपने उसका प्रेशर कितना है, सी लेवल पे जो प्रेशर होता है उसके बराबर, यानी कितना होगा इनसाइड प्रेशर, बताओगे, बोलो बोलो कितना होना चाहिए। अरे अल्फाबेटिकली बोलो, जस्ट PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, है ना। अरे वही हुआ ना, सी लेवल पे जो होगा प्रेशर उसके बराबर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भैया ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या फिर, H रो जी इंटू A, और H कितना है बेटा, हाइट कितना है आपका, कितनी गहराई में आप, 1000 मीटर, तो यानी 10 का पावर 3। रो कितना है, 10 का पावर 3। जी नहीं 10 का पावर 3 नहीं है, 1013 है। चलो ठीक है, इधर लिख देता मैं, 1013 इंटू 10 का पावर 3। अच्छा ठीक है, और एरिया कितना बेटा, 20/20, यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻⁴। समझा ना। विंडो का जो एरिया है, ये लंबाई और चौड़ाई दी है इसकी, तो वो हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको तुम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो कितना होगा वो, 400 इंटू 10 का पावर -4 मीटर स्क्वायर, आया ना। अब चलो जरा मुझे बताओ, अगर मैं 4 को ये 1013 से मल्टीप्लाई करूँ, किसको, 4 को, तो बताओ क्या आएगा आंसर, जी वैल्यू रह गई है ना 10, बोलो कितना आएगा, करो करो, 4 3 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 5 5 4 0 ज़ा 0, 4.052, है ना। अब पावर्स को एडजस्ट करना है, ये 10 का पावर 6 और ये 8 और ये 9, और उसमें से 4 को माइनस करो, यानी कि 10 का पावर 5 न्यूटन। तो 4.052 इंटू 10 का पावर 5 न्यूटन नेट फोर्स ये खिड़की पे लग रहा होगा, है ना। इतना वजन उस पर पड़ रहा है, यानी कि भाई अराउंड आप बोल सकते 40,5200 किलोग्राम का वजन उस खिड़की पे पड़ रहा होगा, इतनी सी। आया समझ में। तो ये हम लोग ने निकाले, और ये देखो सिंपल, ये NCERT का है, तो ध्यान रखना है आपको, इसे निगलेक्ट नहीं करना है। लिख लो, नहीं समझ में आया पूछ लो। क्या बेटा, अच्छा 03 है क्या, मैंने 013 लिख दिया यहाँ पर, 1.03 कैलकुलेट करो तो फिर से, फिर गलत हुआ होगा वैल्यू, 4.12 आ जाएगा। (4.12 into 10⁻⁵)
अब हमारा अगला जो पार्ट है दैट इज नेम्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता? पैराडॉक्स मतलब क्या होता है जी? बोले रैपर का नाम है, बोले हैं। अबे पैराडॉक्स का मतलब ये होता, एक आम सिंपल लॉजिकली अगर हम सोचे तो हमें लगेगा कि ये ऐसा सिचुएशन ऐसी ऐसी होगी करके, मगर पता चलता है कि जो सिचुएशन है उसके बहुत ऑपोजिट है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्स। एक से एक उसमें अलग अलग दिमाग घुमाने वाले सवालात आते हैं पैराडॉक्स के रीजन में। जैसे एक आया था कॉन्सेप्ट कि मान लो कि भाई 2020 में किसी मशीनरी का इन्वेंशन हुआ। एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट था, 2020 में वो क्या करता है, एक किसी मशीनरी का इन्वेंशन करता है। फिर 2025 में क्या किया जाता है कि वहाँ पर टाइम मशीन का इन्वेंशन हो जाता है। इमेजिन करने को कहा गया है ना। फिर वो क्या करेगा, बोलेगा यार वो चीज़ 2020 में इन्वेंट हुई, अगर पहले इन्वेंट हो गई होती ज़्यादा फ़ायदा होता। फिर वो टाइम मशीन की मदद से पीछे जाएगा, 1990 में इमेजिन कर लो, है ना। और वो बोलेगा भाई देख ये चीज़ें ना ऐसे ऐसे बनती है ना। अब वो मशीनरी वो 1990 में बन के तैयार हो जाती टाइम मशीन में। अब भाई बताओ एक्चुअली फिर उसका इन्वेंशन कब हुआ? 2020 में माना जाएगा कि 1990 में माना जाएगा, है ना। तो सीधा लॉजिकल कंसेप्ट को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले सिस्टम को जनरली पैराडॉक्स कहा जाता है। अब जैसा चलो ठीक है, ये तो जस्ट एक फॉर द फन फैक्ट मैंने बोल दिया था, मगर अब यहाँ देखो आपके पास 4 वाटर के कॉलम है, 4 बीकर्स है जिसमें पानी है, सब आपस में कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी बीकर्स में पानी का जो लेवल है वो सेम है। पानी का लेवल कैसा है? सेम है, मगर शेप और बेस एरिया अलग अलग है। आप देख सकते हैं इसका बेस एरिया बहुत छोटा है, इसका बेस एरिया ज़्यादा है, इसका बेस एरिया छोटा हो गया और इसका बेस एरिया तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, शेप भी अलग, बेस एरिया भी अलग, सबसे ज़्यादा पानी का प्रेशर किस जगह पे होगा? कौन से जगह पॉइंट पे पानी का प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा? अपना अपना दिमाग लगाओ, सोचो। सी पर, ए पर, चलिए बस आपकी तरफ से कुछ जवाब ही नहीं आ रहा। पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा कहां होगा? सेम रहेगा। क्यों लगेगा सेम? पढ़ लियो बोले उसमें, है ना। वेल द फैक्ट इज हर एक जगह पे पानी का प्रेशर सेम रहेगा। पानी का प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द बेस एरिया ऑफ वाटर कॉलम और शेप ऑफ द वाटर कॉलम, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ वाटर कॉलम। इस कंसेप्ट को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्योंकि हम लोग को क्या लगा था, कभी हमको लगा रहे थे ये इसके ऊपर ज़्यादा पानी आएगा, देखिए पानी ज़्यादा वजन आ रहा होगा पानी का यहाँ पर, है ना, इतना सारे को यहाँ पर लाके जमा कर रहा हूँगा, तो लॉजिकली हमको लगा प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा, है ना। एक सिंपल थिंकिंग जो स्ट्रेट थिंकिंग होती है इंसान की, उसके हिसाब से जो सोच रहा है उसके हिसाब से उसने बोला पानी का प्रेशर यहाँ ज़्यादा होगा। मगर जब रियलिटी खोजी गई तो पता क्या चला, अरे भैया हर जगह पानी का प्रेशर क्या है? सेम। मतलब तुम्हारा शेप ऑफ क्या है लिक्विड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस एरिया क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाटर कॉलम का हाइट सेम है तो प्रेशर कैसा आएगा? सेम आएगा। आई बात समझ में? तो मैं यहां पर बोलूंगा व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? द फैक्ट दैट pressure of a liquid column does not depend on the base area or shape of the liquid column, but just on the height of liquid column, just on the height of
liquid column is called as hydrostatic paradox. Is called as hydrostatic paradox. आई बात समझ में आपको? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स का। अब हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें यूट्यूब प्रॉब्लम्स कहा जाता है। अपना वाला यूट्यूब नहीं है ना, अल्फाबेट यू। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं लूंगा कल को, बट फिर भी आपको उसका बेसिक ये बता देता हूं मैं। इस तरह से यूट्यूब डिजाइन किया जाता है। जनरली इसमें कभी 2, कभी 3, कभी 4 अलग अलग किस्म के लिक्विड्स को फिल किया जाता है और वो अपने अलग अलग लेवल पे होते हैं, है ना। कोई अलग अलग लेवल पे, कोई ज़्यादा हाइट पे होगा, कोई कम हाइट पे होगा, या फिर उसमें लिक्विड अलग अलग होंगे। इसके अंदर ये अलग लिक्विड होगा, ये अलग लिक्विड होगा, इस तरह से भरा हुआ होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। किसी लिक्विड का डेंसिटी पूछा जाता है, किसी हाइट पूछा जाता है, कितना ऊपर जाएगा, कितना ओवरफ्लो होगा, ऐसे सवालात किए जाते हैं। तो इसको कहते हैं यूट्यूब प्रॉब्लम्स। इसके अंदर बेसिक एक बात आपको याद रखना है। जैसे देखो, ये मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैं कल भी बताऊंगा मगर आज फिर से बता दे रहा हूँ। ये लाइन जो है, 2 पॉइंट्स ए और बी, ये सेम लाइन पे आ रहे हैं, तो इनका प्रेशर हमेशा सेम होता है। बोले सर ऐसा क्यों? यहाँ तो आपने देखा लिक्विड कॉलम का हाइट कम है, यहाँ तो ज़्यादा है। नहीं बेटा, लिक्विड कॉलम सिर्फ ये नहीं है, ये पूरा ऊपर तक देखना पड़ेगा आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो है ना वहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक देखूँ, पूरा एटमॉस्फेयर को भी मिलाकर अगर देखूँ तो लिक्विड कॉलम, क्योंकि एटमॉस्फेयर भी मेरे लिए क्या है, फ्लूइड है। तो अब देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ, पूरा फ्लूइड है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा। हाँ, अलग अलग है। यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पर सिर्फ 2 किस्म के फ्लूइड है, 3 किस्म के, है ना। ये कोई तो भी एक रेड कलर का फ्लूइड है, ब्लू कलर का फ्लूइड है, और ये गैसेस, हवा की, एटमॉस्फेयर की गैसेस है। यहाँ पर 3 किस्म की फ्लूइड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पर सिर्फ 2 किस्म के, एक रेड कलर का फ्लूइड है और ये एटमॉस्फेयर की गैसेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। वो अलग अलग टाइप के फ्लूइड है, मगर ये आप पूरा हाइट अगर देखेंगे तो कैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। और अगर पूरा हाइट सेम है तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलता, तो बेस एरिया गया भाड़ में, अपने उसको लेने देना नहीं, अपने को क्या देखना है, बस हाइट सेम है क्या। बोले हाँ हाइट तो है सेम, वो एटमॉस्फेयर तक जाता हो पूरा, दोनों यही तक के जाते। तो भैया फिर यहाँ पर प्रेशर और यहाँ पर प्रेशर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये बात समझ में आपको? ये कॉन्सेप्ट मैं कल फिर से बताऊंगा, और कल स्पेसिफिकली हम यूट्यूब वाले प्रॉब्लम्स देखेंगे। कुछ एक आध हमारे उसमें दिए हुए हैं, मैं 2-3 और अपनी तरफ से डाल के अपन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे जाएंगे पास्कल्स लॉ पे अपन। ठीक है, कोशिश रहेगी मेरी, कल टाइम ज़्यादा लूँगा कल मैं ऑफकोर्स, और मेरी कोशिश रहेगी कि हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट न्यूमेरिकल के साथ मैं कंप्लीट कर दूँ कल, हाइड्रोस्टैटिक वाला पूरा का पूरा पार्ट।